राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। जब से नेपाल का घटनाक्रम हुआ है, हमारे जैसे लोगों की एक चिंता है कि राहुल गांधी जैसे लोग भारत में ये दोहराने की कोशिश करेंगे। इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये सोचते क्या है, ये कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके पीछे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इसको समझने की जरूरत है। और देखिए, समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। लोग कहते हैं ना, सीखने के लिए खुद गलतियां करनी पड़ती हैं, गलती कर करके आदमी सीखता है। पर कुछ समझदार लोग खुद गलती नहीं करते, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। तो हमें दूसरों की गलतियों को एनालाइज करने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। नेपाल में आखिर जो हुआ वो क्यों हुआ, किसने कराया? अचानक से हजारों लड़कों की भीड़ आ गई और उन्होंने पूरा देश आग लगा दिया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार ने फौज को बोला, फौज ने बोला पहले आप इस्तीफा दीजिए। एक देश की सेना अपने देश की रक्षा नहीं कर पाई और कुछ उपद्रवियों ने पूरा देश आग लगा दिया। ये बात हजम होती है, समझ में आती है। तो अब तक जो बातें अंदर से छन के आ रही हैं, उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेपाल में हुआ क्या और किसने कराया। तो नेपाल में साहब एक एनजीओ है, उसका नाम है हामी नेपाल। हम नेपाल, हामी इज हम, आई थिंक हम, या हमारा नेपाल या जो भी है, वी द पीपल ऑफ नेपाल, उसको ऐसे इंग्लिश में हम मान सकते हैं। ये 2015 में जब वहां अर्थक्वेक आया था, आपको याद होगा, बहुत तबाही हुई थी, पूरा काठमांडू तबाह हो गया था। उस वक्त एक एनजीओ बनी थी, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों की सेवा करने के लिए बनाई जाती है, वो एनजीओ होती है। तो साहब एनजीओ बनी और एनजीओ बनी और इस आगजनी में उसका हाथ आ रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है। उस एनजीओ की फंडिंग किसने की? वहां पे एक बारबरा फाउंडेशन है, बारबरा एडम्स नाम की एक महिला थी, वही जो, जैसे हमारे यहां भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, विदेशी महिलाएं, जो देश की सेवा के नाम पे यहां सेवा कार्य कर रही हैं और उन्होंने देश को खोखला कर दिया। ऐसी एक बारबरा एडम्स थी। 2015 में वो जब नेपाल में जब भूकंप आया था और हामी नेपाल बनी, 2016 में वो बारबरा एडम्स का देहांत हो गया। वो भी नेपाल में सेवा कार्य करती थी। तो उसकी फाउंडेशन को पूरे यूरोप से, पूरे वेस्ट से फंडिंग आती थी। ये मानवता के नाम पे, सेवा के नाम पे अस्पताल चलाते हैं और इनका मेन काम होता है धर्मांतरण का धंधा। इतने सालों से ये हमारे देश में भी चल रहा है। कोई मदर बना बैठा है, कोई फादर बना बैठा है। तो तब बारबरा एडम्स फाउंडेशन हामी नेपाल को फंड कर रही थी। अच्छा, पहले ये सिर्फ धर्मांतरण ही करते थे, अब इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। और इन सब के पीछे इनका एकमात्र जो उद्देश्य होता है, उस देश में अपना नेटवर्क तैयार करना, उस देश में गद्दार पैदा करना, उन गद्दारों की फंडिंग करना और उन गद्दारों को
अपने फायदे के लिए जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं। ये अपने मर्सिनरीज उस देश में तैयार करते हैं। उन मर्सिनरीज को ये मालूम भी नहीं होता कि हम अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता और ना उनमें अकल होती है। और जो जो थोड़े बहुत अकलमंद होते हैं उनको पैसे से खरीद लिया जाता है। और देखिए, विदेशों में अपने लोग बैठाना, अपने स्टूजेस बैठाना, अपने गुर्गे बैठाना, अपने गुर्गे फिट करना, और बकायदा उनको गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस सर्विसेज में, आर्मी में भर्ती करा के बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचाना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को खरीद लेना, एनजीओ को खरीद लेना, एनजीओ खड़ी कर देना, सिविल सोसाइटी को खरीद लेना, मीडिया को खरीद लेना, अपना मीडिया बना लेना, अपना मीडिया खुद का पैदा कर लेना, मीडिया के लोगों को खरीद लेना, सोशल मीडिया के लोगों को खरीद लेना, सब कुछ। और अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स की फंडिंग है, तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? बड़े आसानी से कर सकते हैं। और फिर उनसे मनचाहा काम करा लीजिए। और अब तो इनका लेटेस्ट स्ट्रगल हो गया था, बकायदा ये सरकारें बनवा देते हैं, जिस पार्टी को चाहते हैं उस पार्टी को चुनाव जितवा देते हैं, उनके लिए पूरा उनका कैंपेन फंड कर देते हैं, उनका कैंपेन डिजाइन कर देते हैं, एक एक कैंडिडेट का चुनाव लड़वाते हैं, हरवाते हैं, जितवाते हैं। और अगर चुनाव नहीं जितवा जाते हैं तो फिर नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, जिसको चुनाव में नहीं जितवा पाते हैं उसको बांग्लादेश और नेपाल की तरह टॉपल कर देते हैं, रजीम चेंज कर देते हैं, पूरे देश को फूंक देते हैं। बांग्लादेश में इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, नेपाल में इन्होंने क्या किया, देख लीजिए। नहीं तो आपको ये बात हजम होती है कि अचानक से लाखों लोग सड़कों पे उतर गए और उन्होंने देश फूंक दिया। अच्छा, अचानक उन लोगों के पास झंडे, बैनर, पोस्टर कहां से आ गए? अभी जो खबरें आ रही हैं वहां पे बकायदा उनको निर्देश दिए गए थे कि जो भी लोग आएंगे वो सब एक तो स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म में आएंगे। दे शुड, ऑल द पीपल शुड लुक लाइक स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल गोइंग बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया, बल्कि उनको आगे रखा गया। और ये निर्देश दिए गए थे कि 28 साल से ऊपर के आदमी ना दिखाई दे, जिससे लोगों को लगे कि ये यूथ की अपराइजिंग है, युवाओं की। और फिर सबसे पहले सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट था, फिर पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक हिंसक हो गया, फिर गोली चल गई, और गोली चल गई उसके बाद फिर पूरा देश जला दिया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सरकार ने गोली चला दी इसलिए इतना बड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप इतने नाइव, इतने भोले हैं? मैं सभी लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग इतने नादान हैं। अच्छा, अगर गोली नहीं चलती तो ये सब, ये जितने थे सो कॉल्ड जेनजी, ये शाम तक अपने घरों में वापस चले गए होते? जी नहीं, गोली चले चाहे ना चले, जो इनको टारगेट दिया गया था वो इन्होंने पूरा करना ही था। वो तो उस सरकार ने थोड़ा बहुत कंट्रोल, और कोई भी, इतनी अकल दुनिया की हर सरकार को होती है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। चाइना जैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भैया कितना बल प्रयोग करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। कोई सरकार नहीं गोली चलाती, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुली ही डिस्पर्स करना, उसके बाद रबर बुलेट्स चलाई जाती हैं, वाटर कैनन्स चलाई जाती हैं, हवा में फायर किए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सरकार के पास। बहुत मजबूरी में ही सरकारें गोलियां चलाती हैं। पर मेरा वही सवाल है कि अगर सरकार गोली नहीं भी चलाती तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा बहुत हो हल्ला करके ये घरों में वापस चले जाते हैं? नहीं, वो एक टारगेटेड
भीड़ थी वो एक टारगेट से उतारी गई थी और उनको बाकायदा निश्चित टारगेट्स दिए गए थे। अब तो अभी तो यहाँ भी यहाँ तक सुनने में आ रहा है, छन छन के खबरें आ रही हैं कि चुन चुन के सिर्फ ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया। और अब भारत की बहुत सारी न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पोर्टल्स ये खबर चला रहे हैं। अभी आप देखिए, भारत के यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिए कि ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ विद्रोह था। अब तक तो था ना कम्युनिस्टों के खिलाफ ये वो नेपो किड्स के खिलाफ विद्रोह था या करप्शन के खिलाफ विद्रोह था। अब एक नई थ्योरी चल पड़ी कि नहीं, असल में तो ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ विद्रोह था। और जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है उसमें सबसे एक बड़ा पॉइंट आ गया कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होना चाहिए सरकार में। जी हाँ, ये बातें चल पड़ी और हमारा मीडिया कम से कम ये बातें करना शुरू हो गया, स्पेशली हमारे कुछ चुने हुए कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस द्वारा फंडेड, इंडिया अलायंस द्वारा फंडेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो इस थ्योरी को चला रहे हैं। मेरा एक सवाल है, वो जो लाखों लड़के सड़कों पे अपना देश फूंक रहे थे, उसमें से बताया जा रहा है कि नेपाल में लगभग 28-29% जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय है पॉपुलेशन। वो जो उपद्रवियों की भीड़ थी वो किसकी थी? उसमें ब्राह्मण ठाकुर नहीं थे क्या? अच्छा भैया, 28-30% ही तो बावन ठाकुर हैं, बाकी 70% वो तो अन्य कास्ट ही हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिखाया कि एक तरफ से हजारों मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कारें, प्रॉपर्टीज, लोगों की दुकानें, मकान, होटल्स फूंक रखे हैं, लूट रखे हैं। तो वो एक लाइन से सारे स्कूटर जला रखे हैं। एक कोई पार्किंग लॉट दिखाया, उसमें सारी कारें जली हुई हैं। उन कारों पे भी कोई स्टिकर लगा था क्या कि ये ठाकुर की है और ब्राह्मण की है? तो बात ये है कि नेपाल की घटनाओं से सीखिए। और वो कौन लोग हैं हिंदुस्तान में जो बार बार ये लिख रहे हैं और सरेआम लिख रहे हैं कि नेपाल कब दोहराया जाएगा, भारत में नेपाल कब होगा, भारत के लोग कब नेपाल बनाएंगे अपने देश को? मतलब हमारे देश में इंडिया अलायंस के लीडर्स सरेआम लिख रहे हैं कि ए जवानों, भारत को भी नेपाल बना दो, मतलब भारत को फूंक दो। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि बिहार बहुत नजदीक है नेपाल के। कहना क्या चाहता है? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जो कि एक एयरफोर्स की रिटायर्ड ऑफिसर है, वो लिखती है कि वित्त मंत्री को दौड़ा के मारा गया, साड़ी पहन के भागने में तो बहुत दिक्कत होती है। हमारे वित्त मंत्री और उनकी साड़ी की तरफ इशारा कर रही है कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक रिटायर्ड ऑफिसर है। तो सरेआम आप हिंदुस्तान के लोगों को भड़का रहे हैं कि वो भी देश को फूंक दे, चला दें, और ये फिर अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। अच्छा, मुद्दा क्या था नेपाल में देश जलाने का? करप्शन, नेपोटिज्म। करप्शन के मुद्दे पे जिस दिन इस देश में आंदोलन होगा तो सबसे ज्यादा कौन निशाने पे होगा? वो लोग जो जमानत पे घूम रहे हैं, वो लोग जिनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोप है, वो जिन पे 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए के, 3-3 लाख करोड़ के कोयला घोटाला और स्पेक्ट्रम और 2G और बोफोर्थ और पता नहीं क्या कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सबसे पहले निशाने पे होंगे। नेपोटिज्म के खिलाफ विद्रोह था नेपाल में, और आप भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं? तो भैया, नेपोटिज्म की कहानी तो अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर
देखेंगे तो सारे के सारे विपक्षी दल ही आएंगे। भाजपा का उसमें कहां से नंबर आता है? राइट फ्रॉम कश्मीर देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का, ये दोनों नेपोकेट्स थे। फारूक अब्दुल्ला कौन था? इसका बाप था, नेहरू का दोस्त, और उसका अब उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती, अगेन नेपोकेट। उसके नीचे आ जाओ, सुखबीर बादल, और ये जितने हैं पंजाब के जितने लीडर हैं सब नेपोकेट्स हैं। उनके बाप दादा एमपी एमएलए थे, लीडर्स थे, इसलिए आज उनके नाती पोते बेटे जो हैं लीडर्स बने हुए हैं। हरियाणा में आ जाओ, हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, रणबीर सिंह का परिवार, इसका परिवार, उसका परिवार, सारे नेपोकेट्स हैं। हिमाचल में आ जाओ, सारे नेपोकेट्स हैं। और नीचे आ जाओ, पूरे देश में घूम जाओ, मुलायम सिंह का परिवार, लालू का परिवार, राइट फ्रॉम मुंबई से लेके और आगे तक चले जाइए। तो अगर नेपोटिज्म के खिलाफ इस देश में कभी आंदोलन होगा, विद्रोह होगा, गुस्सा होगा, तो उसमें भी तो सब ज्यादा 99% यही इंडिया अलायंस के लोग ही लपेट में आएंगे। मोदी के खिलाफ कौन से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओगे? भारत को नेपाल बनाना चाहते हो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे? जो कहते हैं लेविश, नेताओं के बच्चों का लेविश लाइफस्टाइल देख के नेपाल के लोग बहुत नाराज थे। लेविश लाइफस्टाइल भाजपा के कौन से लीडर का लेविश लाइफस्टाइल है भैया? लेविश लाइफस्टाइल देखना है तो मुलायम सिंह के लड़के का देखो, लैम्बोर्गिनी में घूमता है वो, प्रतीक गुप्ता। मुलायम सिंह के परिवार, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के पास साइकिल का पंचर लगाने के पैसे नहीं होते। कब? बहुत पुरानी बात नहीं है, 1970s में, 80s तक। लालू का वो भूल गए क्या? वो सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, 8-9 बच्चों को चूल्हे पे, लकड़ी वाले चूल्हे पे, घर में, एक कमरे के घर में रहता था, और खाना बना के खिला रही है राबड़ी देवी। वो फोटो गूगल पे इजीली मिल जाएगी, ढूंढ लीजिएगा। आज ये सब अरबपति बने बैठे हैं। चौटाला परिवार, सुखबीर बादल का परिवार, कुलदीप बिश्नोई, 5 से 10 हजार करोड़ की संपत्ति सिर्फ दिल्ली में है। कौन सी फैक्ट्रियां थी भजनलाल की? कौन सा बिजनेस किया सोनिया गांधी के परिवार ने? रॉबर्ट वाड्रा ठठेरा था, सिंपल पीतल के बर्तनों का छोटा सा व्यवसाय था। इसके बाप के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। वो तो पढ़ाई इसलिए हो गई क्योंकि उसकी मां जो थी मॉरेन वाड्रा, वो ब्रिटिश एम्बेसी के स्कूल में स्टाफ थी, टीचर भी नहीं थी। एंग्लो इंडियन तो टोटली अनपढ़ होते हैं, सिर्फ इनको अंग्रेजी बोलना आता है। शी वाज अ हेल्पिंग स्टाफ, शी वाज अ मेड देयर। चूंकि उस स्कूल की स्टाफ थी, इस वजह से बच्चों का एडमिशन हो गया था। रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी स्कूल में पढ़ने लग गया था। और एक छोटी सी दुकान थी मुरादाबाद में इसके बाप की, आज अरबपति बना बैठा है। तो भारत को नेपाल बनाने का जो सपना देख रहे हो, कौन से आरोप में मोदी को घेरोगे? वो सभी आरोप सबसे पहले तुम्हारे पे चिपकेंगे। तुम्हारी जितनी भी ये नेपोकिड्स की फैमिलीज है ना, पॉलिटिकल फैमिलीज, सब करोड़ों नहीं अरबों खरबों में खेल रही है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को नेपाल से चौकन्ना हो जाना चाहिए, बांग्लादेश कि यदि इस प्रकार का कोई भी आंदोलन होता है तो पहले ये देखो कि इसकी फंडिंग किसने की है।
जब किसान आंदोलन हो रहा था तो आपने सोचा कि कहां से इतना पैसा आया? जो असली किसान होता है वो तो अगर उसके ट्रैक्टर का एक नट बोल्ट गिर जाए ना तो बेचारे की रात की नींद उड़ जाती है कि सुबह कैसे ट्रैक्टर चलाऊंगा, उसका वो फलाना वाला नट गिर गया। एक नट नहीं लगता। एक बार मेरे गांव में मैं गया तो एक महिला थी, वो बड़ा परेशान बैठी थी। अरे मैंने कहा क्या हो गया? तो किसी ने बताया कि इसके ट्रैक्टर का टायर उड़ गया, एक फट गया। मैंने कहा ज्यादा पुराना? कहता जी घिस गया था। बड़ी परेशान थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी, मुझे याद है मैंने मदद की थी कि ले तू टायर ले आ, दे देना। उसने तो 3-4 महीने में मेरे पैसे लौटाए थे। वो इतनी परेशान थी बेचारी कि अब नया टायर कहां से आएगा। तो जो असली किसान होता है ना, वो तो बेचारा एक खुरपी नहीं खरीद सकता। और ये पंजाब के किसान वहां 1.5 साल बैठे रहे और एयर कंडीशनड ट्रॉलियां बना के उसमें देसी घी और पिज्जा और बर्गर और पीनट बटर के लंगर चल रहे थे। तो भैया पूछो कि कौन फंडिंग कर रहा है, कहां से आ रहा है इतना पैसा? किसान को तो बेचारे को ऐसे हाथ में रोटी रख के और चटनी के साथ और सब्जी के साथ ऐसे रोल बना के रोटी खा के काम पे चल पड़ता है। ये कौन से 5 स्टार किसान हैं? इनको कौन फंडिंग कर रहा है और किसने बैठा रखा है इनको यहां, और इनकी मांगे क्या है? इसलिए इस प्रकार का कोई भी आंदोलन, कोई भी आरोप, कोई भी जब बात कहती है तो जांचिए कि इसके पीछे की मंशा क्या है। रीड बिटवीन द लाइंस। ये पर्दे के पीछे इन कठपुतलियों को कौन नचा रहा है? ये जो राहुल गांधी जो घूम रहा है ना, वोट अधिकार यात्रा लेके और हाइड्रोजन बम और एटम बम फोड़ता फिर रहा है। पता लगाइए, पता लगाइए मलेशिया क्या करने गया था। पता लगाइए कि हर 2 महीने बाद ये गुप्त विदेश यात्राएं क्यों करता है। सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस के प्रधान को कि अपने इस नेता को संभालो, हमें हमसे झूठ बोल के हमें बेवकूफ बना के ये भाग जाता है विदेश, गुप्त यात्राएं करता है, जबकि हम इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। तो एज ए नागरिक आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए कि हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन किस देश की गुप्त और गुप्त क्यों करता है? क्यों नहीं बताता कि मैं कहां जा रहा हूं? तो सवाल पूछना सीखिए, सवाल पूछिए, और जो कुछ पर्दे पे दिखाई दे रहा है उसके पीछे झांकने की कोशिश कीजिए कि पर्दे के पीछे से इन कठपुतलियों को कौन नचा रहा है, और वो लोग जो भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं उनको पहचानिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।